आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम परिचय करने जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं तो उनका भारतीय विज्ञान में, भारतीय राजनीति में, भारतीय अन्य कार्यक्रमों में योगदान दिया गया है वह काफ़ी सराहनीय है। वह एक वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ भी थे। मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकासों में उन्होंने जोर शोर से हिस्सा लिया, उसमें उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी और इसीलिए आज हम उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, शिक्षा, पुरस्कार, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में कैसे दिख रहे थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यह एपीजे अब्दुल कलाम है। उनके माता पिता, भाई बहन भी आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, हम एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के तौर पर जानते हैं। हम उनका परिचय करते हुए भारत में परमाणु ऊर्जा में उन्होंने जो भागीदारी दी है और इसीलिए उनके ये महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत का मिसाइल मैन के नाम से उनको जानते हैं और इसीलिए उनके ये अतुच्च योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 9 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक का फर्स्ट लुक जारी किया है और इस बायोपिक का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन। यह उसका शीर्षक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन और उनका परिचय करते हुए हम बताना चाहते हैं कि उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और उनकी जयंती, उनका जन्मदिन विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनको 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। साथ साथ में उनको अन्य बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। उनका जन्म धनुषकोडी, जो रामेश्वरम, तमिलनाडु राज्य में हुआ। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। ये उनका थोड़ा सा परिचय। इनका परिचय देखिए, उनका नाम है, पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रीयता है भारतीय। व्यवसाय से वह इंजीनियर थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे, राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। जन्मस्थान धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत। और उनकी मृत्यु हुई है 27 जुलाई 2015, जब वो शिलांग को एक समारंभ में भाषण दे रहे थे। उस वक्त उनकी मौत हो गई। और एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक वह देश के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। उनका शुरुआती का जो करियर है वो परिचय करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे और भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में भी उन्होंने काम किया था। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम, प्रक्षेपण यान, बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसीलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से भी उनको जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा 1998 में उन्होंने भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भी योगदान भी दिया था।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना करियर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शुरू किया था। उन्होंने इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च वाहन के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया था। 1990 के दशक में उन्होंने 2002 में भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नावक थे, मतलब नाव चलाने वाले थे। उनकी माता का नाम असीमा था और वह एक गृहिणी थी। ये कुल 5 भाई बहन थे, 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। उनकी सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम था आसिम जोहरा, और 3 बड़े भाई अर्थात कासिम मोहम्मद, मुस्तफ़ा कमल, मोहम्मद मुथु, मीरा लंबाई, मारी कोयर था। वह अपने परिवार के करीब थे और हमेशा उनकी मदद करते थे। हालांकि वह पूरी जिंदगी कुंवारे रहे, अनमैरिड रहे, उन्होंने शादी नहीं की थी। अब्दुल कलाम के जो पूर्वज थे, उनका पूर्वजों की हम जब बात कर रहे हैं तो वो कई संपत्ति और भूमि के बड़े ट्रैक्ट के साथ धनी व्यापारी और जमींदार थे, और में भी मुख्य भूमि और द्वीप के बीच और श्रीलंका से किराने का सामान का व्यापार करते थे, और मुख्य भूमि से पाम्बन द्वीप तक तीर्थयात्रियों के लिए नौका विहार भी करते थे। तो उनके परिवार को मारा कलाम इकाईवर, लकड़ी की नाव चलाने वाले, और बाद में उनको माराकियर के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 1920 के दशक तक उनके परिवार के व्यवसाय में कुछ असफलता नहीं मिल गई, और जब तक अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था तब तक वे गरीबी से जूझ रहे थे। परिवार की मदद करने के लिए कलाम ने कम उम्र में अखबार बेचना शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई लिखाई के में बहुत ही सामान्य थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए वो हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे, और वे चीज़ों को सीखना चाहते थे और अपनी पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। विशेषकर गणित विषय में उनको मुख्य रुचि थी। डॉक्टर कलाम महान रक्षा वैज्ञानिक कैसे बने, क्योंकि ये भी हमारे सामने सवाल उठता है कि ऐसी उनको क्या प्रेरणा मिली थी जिससे वो आगे बढ़कर एक महान वैज्ञानिक बन गए थे। तो देखिए, कलाम के जो चाचा थे वो रामेश्वरम में एक अखबार विक्रेता का कार्य करते थे, और रेलवे स्टेशन से रोज प्राय 50 अखबारों का बंडल एकत्र कर आसपास के क्षेत्रों में उसका वितरण करते थे। एक बार उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा, और उन्होंने अखबार बांटने का जो कार्य है, वो जिम्मेदारी है, वो बालक कलाम को सौंप दी थी। और यह महज संयोग की बात है कि उस समय रामेश्वरम स्टेशन से गुजरने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को रेलवे अधिकारियों ने वहां रोकना बंद कर दिया। अतः इससे क्या हो गया कि अखबारों का जो बंडल चलती ट्रेन से रोज स्टेशन पर फेंक दिया जाता था, और बालक कलाम इसे एकत्र कर लोगों के घर तक पहुंचा दिया करते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक दिन वो जैसे ही वो ट्रेन से वो बंडल फेंक दिया गया तो बंडल फट गया और अखबार बिखर गए। फैले हुए अखबारों को इकट्ठा करते समय बालक कलाम की नज़र अखबार में छपे एक लेख पर जाकर ठहर गई, और उस लेख में दूसरे महायुद्ध के ब्रिटेन द्वारा प्रयुक्त एक युद्धक विमान के बारे में चर्चा की गई थी। बालक कलाम ने उस लेख को अच्छी तरह से पढ़ा, कई बार पढ़ा, और तभी उन्होंने संकल्प किया कि वह आगे चलकर एक इंजीनियर बनेगा और अपने देश के लिए भी ऐसे आयुध, ऐसे ही हथियार बनाएगा। इस घटना ने बालक कलाम के जीवन की दिशा को ही परिवर्तित कर दिया, और इस तरह से डॉक्टर कलाम ने बचपन से जो सपना देखा वो अपने दिल में संजोए रखकर वो आगे जाकर कर ली थी। उन्होंने शिवाज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी, और बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया, और सन 1954 में भौतिक विज्ञान में उन्होंने स्नातक पदवी प्राप्त की। 1955 में वे मद्रास चले गए, और जहां उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। उनका एक सपना था कि वह एक लड़ाकू पायलट बने, परंतु परीक्षा में उन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया। लेकिन जब आईएएफ ने केवल 8 परिणाम ही घोषित किए थे, अतः उनका वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनका 9वां नंबर था। वर्ष 1960 में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने इनकोस पर भारतीय राष्ट्रीय समिति के हिस्से के रूप में भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी उन्होंने काम किया। उन्होंने डीआरडीओ में एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके अपनी करियर की उन्होंने शुरुआत की थी।
और अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी उन्होंने तैयार किया था। वर्ष 1963 से लेकर 1964 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रक्षा मेरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, वर्जीनिया के पूर्व तट पर स्थित वाल्प्स फ्लाइट दक्षता और वर्जीनिया के हेम्पटन में स्थित नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर का भी उन्होंने दौरा किया। उन्होंने 1965 में डीआरडीओ में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर भी स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया था। वह डीआरडीओ में अपने काम से संतुष्ट नहीं थे और जब उन्हें 1969 में इसरो को स्थानांतर आदेश मिले तो वह खुश हो गए। वहां उन्होंने एसएलवी 3 के परियोजना निर्देशक के रूप में कार्य किया। जुलाई 1980 में उनकी टीम पृथ्वी की कक्षा के पास रोहिणी उपग्रह को स्थापित करने में सफल रही थी। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण था। अब्दुल कलाम जी ने 1969 में सरकार की स्वीकृति प्राप्त की और अधिक इंजीनियर को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का भी विस्तार किया। उन्होंने 1970 के दशक में उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसको हम PSLV को विकसित करने के उद्देश्य से एक प्रयास किया था ताकि भारत अपने भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सन सिंक्रोनस कक्षा में लॉन्च कर सके। PSLV परियोजना सफल रही और 20 सितंबर 1993 को यह पहली बार लॉन्च किया गया था। वर्ष 1970 से 1990 तक SLV 3 और ध्रुवीय SLV की परियोजनाओं के विकास में डॉक्टर कलाम के प्रयास काफ़ी सफल साबित हो गए थे। डॉक्टर कलाम ने परियोजना वॉलिएंट और प्रोजेक्ट डेविल को निर्देशित किया था जिसका उद्देश्य SLV कार्यक्रम की तकनीक का उपयोग करके बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करना था, जो सफल भी रहा था। डीआरडीओ द्वारा प्रबंधित एक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर 1980 के दशक की शुरुआत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम IGMDP के नाम से जानते हैं उसका उन्होंने शुभारंभ किया। अब्दुल कलाम को इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया और इसीलिए वह IGMDP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डीआरडीओ में लौट आए। उन्हीं के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल जैसे अन्य मिसाइलों का बनना भी सफल होने लगा। अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में IGMDP की परियोजना में 1988 में पहली पृथ्वी मिसाइल और फिर 1989 में अग्नि मिसाइल जैसी मिसाइलों का उत्पादन करके सफलता साबित की। उनके योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव के रूप में भी कार्य किया था और प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे। अब्दुल कलाम जी ने इस अवधि में हुए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु राज्य घोषित किया था। 1998 में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा राजू के साथ अब्दुल कलाम जी ने एक कम लागत वाली कोरोनरी स्टेंट विकसित की थी जिसे बाद में कलाम राजू स्टेंट नाम दिया गया था। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इन दोनों लोगों ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए टैबलेट पीसी भी डिजाइन किया जो था जिसे बाद में कलाम राजू टैबलेट नाम दिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है जो 2002 से 2007 तक। तो 10 जून 2002 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको हम NDA कहते हैं सरकार ने राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम विपक्ष की नेत्री कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को प्रस्तावित किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और वह राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले अविवाहित और वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें लगभग 9,22,884 वोट मिले थे और विपक्ष के लक्ष्मी सहगल को हराकर उन्होंने चुनाव जीत लिया था। KR नारायण के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनसे पहले 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। भारत के इतिहास में वे पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे।
मुसलमान होने के बावजूद भी वो कुरान के साथ साथ अन्य धर्मों का भी वो सम्मान या आदर करते थे। कुरान के साथ साथ गीता भी पढ़ते थे और अपने ड्राइंग बोर्ड और लैब टेबल का इस्तेमाल कविता और लेख लिखने के लिए ही करते थे। फुर्सत के क्षणों में वह सरस्वती वीणा भी बजाते थे और शास्त्रीय संगीत भी सुनते थे। उनका मानना है कि महान स्वप्नदर्शी के महान स्वप्न हमेशा सर्वोत्कृष्ट होते हैं और किसी भी सपने को साकार करने के लिए सपना देखना पड़ता है, जरूरी होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे भारत के, उनके कार्यकाल में भी उन्होंने कुछ ऐसे योगदान दिए हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। उनके अनुसार राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा लिया गया सबसे कठिन निर्णय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बिल पर हस्ताक्षर करना था। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान वह भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध रहे। हालांकि 21 में से 20 लोगों की दया याचिका जब उनके सामने आई तो उनका भाग्य का फैसला करने की निष्क्रियता के लिए उनको एक राष्ट्रपति रूप में आलोचित भी होना पड़ा था, जिसमें कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु भी शामिल थे, जिन्हें दिसंबर 2001 में संसद हमलों के लिए दोषी पाया गया था। अफजल गुरु संसद पर हमला करने के लिए जो दोषी थे, उन्होंने 2007 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति रूप में पद उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह से वह राष्ट्रपति रह चुके। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम IIM शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी स्थिति गंभीर हो गई, इसीलिए उन्हें बेथाना अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ बाद में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। सृजन पाल सिंह को उनके कहे गए अंतिम शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। 30 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास हुआ था। लगभग 3,50,000 लोग कलाम जी के अंतिम अनुष्ठान में शामिल हुए थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। 1981 में अभी हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी पुरस्कार और उनकी उपलब्धियां, तो 1981 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 1990 में पद्म विभूषण से, 1997 में भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2000 में अल्वरस रिसर्च सेंटर चेन्नई ने उन्हें रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया था। 2007 में ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी द्वारा किंग चार्ल्स द्वितीय मेडल से भी उनको सम्मानित किया गया था। 2008 में उन्हें सिंगापुर के न्यानयांग तकनीकी विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि प्रदान की गई थी। 2009 में अमेरिका SME फाउंडेशन द्वारा हुवर मेडल से उनको सम्मानित किया गया था। 2010 में वाटरलू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर कलाम को डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के साथ सम्मानित किया था। 2011 में वह IEEE के मानद सदस्य बने। 2013 में उन्हें राष्ट्रीय अंतरिक्ष सोसाइटी द्वारा वॉन ब्रॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि से उनको नवाजा गया था। डॉक्टर कलाम लगभग 40 विश्वविद्यालयों के मानद डॉक्टरेट के प्राप्त करते थे। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मान्यता दी। डॉक्टर कलाम की मृत्यु के बाद तमिलनाडु सरकार द्वारा 15 अक्टूबर, जो कि उनका जन्म दिवस है, को राज्य भर में युवा पुनर्जागरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके अलावा राज्य सरकार ने उनके नाम पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार की स्थापना की। इस पुरस्कार के तहत 8 ग्राम का स्वर्ण पदक और 5 लाख रुपए नगद दिए जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो वैज्ञानिक विकास, मानविकी और छात्रों के कल्याण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। यही नहीं, 15 अक्टूबर 2015 को डॉक्टर कलाम के जन्म के 84वीं वर्षगांठ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नई दिल्ली में DRDO भवन में डॉक्टर कलाम की याद में डाक टिकट जारी किया था। उनकी कुछ किताबें हैं जो उनके द्वारा लिखी गई है, जैसे कि इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी है। इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, द ल्यूमिनियस स्पार्क्स, अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स, मिशन ऑफ इंडिया, अ विजन ऑफ इंडियन यूथ, इंस्पायरिंग थॉट्स कोटेशन सीरीज, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, जर्नी जैसे द साइंटिफिक इंडियन,
21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस, टारगेट 3 बिलियन जैसी किताबें उनके द्वारा लिखी गई थी। साथ में टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, माय जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, मैनिफेस्टो फॉर चेंज, फोर्ज योर फ्यूचर, कैंडिड फोर्थराइट इंस्पायरिंग, बियॉन्ड 2020, अ विजन फॉर टुमारोज इंडिया, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, ignite a scientific pathways to a brighter future, the family and the nation, transcendence, my spiritual experiences का भी लिखान उन्होंने किया। इटर्नल क्वेस्ट, जीवन और टाइम्स ऑफ डॉक्टर कलाम, उनकी आत्मकथा है। महात्मा अब्दुल कलाम के साथ मेरे दिन, यह फ्रेड ए जॉर्ज द्वारा लिखी गई किताब है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के विजनरी, भूषण आर.जी. कैटल के द्वारा लिखी गई है। अ लिटिल ड्रीम डॉक्यूमेंट्री फिल्म है पी धनपाल द्वारा। कलाम प्रभाव, राष्ट्रपति के साथ के मेरे वर्ष, उनके लेखक पी.एम. नायर ने लिखी है। ओडिशा में उनकी मृत्यु के बाद ओडिशा में राष्ट्रीय मिसाइल परीक्षण स्थल, जिसको हम व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं, उसका नाम बदलकर उन्होंने अब्दुल कलाम द्वीप रखा। सितंबर 2015 में नई दिल्ली में एक प्रमुख सड़क का नाम बदलकर औरंगजेब रोड था, उसको बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया अगस्त 2015 में। फरवरी 2018 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने उनके सम्मान में एक नई पाई जाने वाली पौधे की प्रजाति को ड्राइपेटस कलामी नाम दिया। विशाखापट्टनम में स्थित कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के नाम से भारत का पहला मेडिकल टेक संस्थान है, उन्हीं के नाम से कर दिया गया है। 2015 में कलाम के जन्म की सालगिरह पर सीबीएसई अभिव्यक्ति श्रृंखला में उनके नाम पर विषय निर्धारित किए हैं। तो ये हो गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मृत्यु के बाद उनका गौरव किया गया है। उनकी एक सोच है, उनका एक संदेश है नवयुवकों के लिए। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कहे गए विचार है। उनको आत्मसात करने के लिए हम सभी नवयुवकों की एक जिम्मेदारी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में कुछ परिचय हुआ है। इसी के साथ हम यह रुकते हैं। धन्यवाद।